अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पल्मोनरी नर्सिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में बात की थी। आज हम लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला जो मसला है वो है इन्फ्लुएंजा, या जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। और ये नॉर्मली मतलब बहुत ही कॉमन मसला है, सबको होता है और इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। दैट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लुएंजा, या फिर इसको फ्लू कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंजा या कंटेजियस रिस्पायरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस या फ्लू इज अ कंटेजियस। मतलब फ्लू जो है, जिसको हम आम जबान में नज़ला जुकाम कहते हैं, ठीक है, ये एक कंटेजियस रिस्पायरेटरी डिजीज है। मतलब एक ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो एक बंदे से दूसरे को लगती है। कंटेजियस का वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मसला जो एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। जिस वायरस की वजह से ये होता है उस वायरस को इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और ये असल में वायरसेस है, आप देख रहे हो, मतलब बहुत सारे वायरसेस है, एक वायरस नहीं है जो आपको नज़ला जुकाम करवाता है। कहा जाता है कि कोई 200 से 300 तरह के वायरसेस है जो ये काम करवाते हैं, यानी नज़ला करवाता है। ठीक है, अच्छा, फ्लू कैन कॉज माइल्ड टू सिवियर इलनेस, मतलब ये थोड़ा सा मसला भी हो सकता है या कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, सम पीपल आर हायर रिस्क फॉर सीरियस फ्लू इलनेस, और कुछ लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा सीरियस होता है। ठीक है, मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड मेनली बाय ड्रॉपलेट मेड व्हेन पीपल विद फ्लू कफ स्नीज और टॉक। ज्यादातर ये जो फैलता है तो जब हमें मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको ऑलरेडी फ्लू है, तो जब वो खांसता है, खांसी करता है, छींक छींक या फिर इस तरह के वो बात करता है, ठीक है, जोर जोर से, तो उसके मुंह से जो और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर उसी एनवायरनमेंट में हमें और उसी में हम सांस लेते हैं तो वो चीजें हमारी बॉडी में जाएगी और हमें भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है कि गेटिंग अ फ्लू वैक्सीन, मतलब इसका वैक्सीन होता है, हर साल तकरीबन एक वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, फ्लू वैक्सीन। ठीक है, जिसका जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मली जो होता है वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है जिसकी वजह से बहुत मसले मतलब चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस और कई सारे मसले हो जाते हैं जो आगे जाके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है इसमें आप लगा सकते हैं कि हर साल इसका एक फ्लू का वैक्सीन लगवाएं ताकि वो ज्यादा सीरियस कंडीशन की तरफ ना जाए। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टमक फ्लू वायरस दैट कॉज डायरिया एंड वोमिटिंग। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्टमक फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस और स्टमक फ्लू, इन्फ्लुएंजा आपको फ्लू करवाता है जो नॉर्मली नज़ला होता है। एक चीज होती है स्टमक फ्लू जो इस वायरस की वजह से नहीं होता, मतलब नाम उनका तकरीबन सेम है, दोनों में फ्लू आता है, बट स्टमक फ्लू जो है एक अलग चीज होती है, वो भी वायरसेस की वजह से होती है। ठीक है, और उसमें कॉजेज मतलब डायरिया, वोमिटिंग वगैरह उसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपने फर्क याद रखना है कि इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल फ्लू है वो अलग है और जो स्टमक फ्लू है वो अलग है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इसको किसी को जो है ये फ्लू हो जाता है तो उसको बुखार होता है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, थकन सी महसूस होती है, कभी कभी उसको पसीने आते हैं, कभी उसको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, रोग कैसे सकते हैं? रोग जो है ज्यादातर हमें पता है कि मतलब ये फैलने वाली बीमारी है, तो आप इसको बहुत ज्यादा आसानी से रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि ये अगर मतलब खतरनाक हद तक जाए तो ये हॉस्पिटलाइजेशन तक बंदे को लेके जा सकती है, यानी ये बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा सकती है, या फिर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर बहुत खतरनाक लेवल पे जाए। वैसे रेयर है, बहुत ऐसा होता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन कभी कभी अगर किसी एक आध बंदे में हो जाए तो। ठीक है, तो फ्लू वैक्सीन आर अपडेटेड ईच ईयर, मतलब हर साल वो अपडेट होती है वैक्सीन। आप हर साल जो है वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। सीडीसी ऑल्सो रिकमेंड अदर प्रिवेंशन फैक्टर। सीडीसी जो है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये एक इदारा है जो हमें एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता है। वो भी ये बता रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहो जो वो सिक होते हैं या मतलब वो फ्लू जिनको होता है, तो आप उससे डिस्टेंस रखें। अगर वो छींक रहे हैं या खांसी कर रहे हैं तो वो अपना नाक, मुंह वगैरह कवर करें, बार बार हैंड वॉश करें। ठीक है, और अपनी साफ सफाई का ख्याल रखें। तो इसी तरीके से जो जरासीम है वो फैलेंगे नहीं और आप इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने रिस्पायरेटरी मैनेजमेंट करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है तो आपने उसको सांस लेने में हेल्प करवानी है। कैसे करनी है? प्लेस पेशेंट एंड सेमी फॉलर और हाई फॉलर, मतलब उसका सर ना थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है, और वो आसानी के साथ सांस ले सके, और उसको अपने डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज करवानी है, यानी वो उसको आपने बताना है कि भाई आप
गहरी सांस लो, अच्छे से सांस लो, ठीक है। तो इस तरह जो है वो मतलब उसको आसानी होगी। अगर उसको ऑक्सीजन की नीड है, अगर उसका सिचुएशन जो है वो 94 से कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपने उसको ऑक्सीजन सिचुएशन लगवानी है, यानी ऑक्सीजन लगवानी है, ठीक है। उसको आपने हाइड्रेशन पानी वगैरह तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी जो है वो देना है, ताकि वो जब उसमें फ्लू के साथ साथ पानी निकलता है बॉडी से, ठीक है, तो वो उसकी कमी को पूरा किया जा सके। सूप वगैरह आप उसको पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स मैनेजमेंट, जो भी उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी बुखार है, दर्द है, तो इसके लिए आपने दवाइयाँ देनी है, एसिटामिनोफेन, ब्रोफेन वगैरह जिस तरह की चीजें होती है वो आपने देनी है, ठीक है। अवॉइड एस्प्रिन इन चिल्ड्रन टीन ड्यू टू रेज सिंड्रोम। और कभी कभी जो है एस्प्रिन बच्चों को, या फिर जो 15 से 10 से 20 साल तक की उम्र जिनकी होती है, उसमें हम एस्प्रिन फ्लू के दौरान नहीं देते, क्योंकि इसकी वजह से एक और मसला रेज सिंड्रोम होता है, जिसमें ब्रेन और लिवर के ऊपर असर होता है, वो मसले शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एस्प्रिन वगैरह नहीं देते। एस्प्रिन भी मतलब पेन किलर में ही लोग यूज करते हैं, बट इस सिचुएशन में हमने नहीं देना। इन्फेक्शन कंट्रोल, जाहिर है हमने इन्फेक्शन से उसको बचाना है ताकि दूसरे लोगों को वो मसले ना हो, ठीक है। ठीक रेस्पिरेटरी हाइजीन, मतलब कैसे आपने उसको बताना है कि सफाई का ख्याल रखना है, कफिंग स्नीजिंग के दौरान आपने क्या करना है, रेस्ट करने का बताना है, ठीक है। और मॉनिटरिंग मतलब आपने उसको चेक करते रहना है, हर 2 से 4 घंटे में ऑक्सीजन सेचुरेशन, रिस्पायरेशन रेट और लंग साउंड, इस तरह की चीज आपने देखनी है कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। तो ये फ्लू का मसला। इसी तरह दूसरा जो मसला है दैट इज पैथोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो निमोनिया के पैथोलॉजी आपको बताइए। निमोनिया आपको पता है बहुत ही कॉमन मसला है, बहुत ही मशहूर मसला है, ठीक है। लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वेलाई 6, जिसमें क्या होता है, अल्वेलाई जो होते हैं लंग्स के अंदर, उसके अंदर जो है मसले आने शुरू हो जाते हैं। एक तो उसके अंदर पस जमा होता है, यानी पीप वगैरह, और पानी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अल्वेलाई जो है वो तंग होना शुरू हो जाते हैं, कि मतलब उसका साइज बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती, ठीक है, हम सांस नहीं ले पाते और सांस लेने के मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब निमोनिया जो है वो कई तरह के होते हैं। एक होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको हम CAP कहते हैं, मतलब आपकी कम्युनिटी से, आपके एनवायरनमेंट से आपको जो लग गया, ठीक है, तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड कहलाएगा। कभी कभी हॉस्पिटल से भी लग जाता है, हॉस्पिटल में कोई निमोनिया का पेशेंट है, कोई इस तरह के मरीज है, तो इनसे भी लग जाता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। कभी हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, जो नर्सेज डॉक्टर्स होते हैं उनको लगता है, ठीक है, तो वो, या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड, कुछ लोगों को वेंटिलेटर लगे होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, खुद से सांस नहीं ले सकते, ठीक है, या उनका सिचुएशन लेवल कम होता है, तो उसको उस वेंटिलेटर की वजह से अक्सर हो जाता है। या फिर एस्पायरेशन निमोनिया जब हमारे मतलब जो खाने की नाली है उसका कोई मटेरियल सांस की नाली में चला जाए, पानी, उल्टी, ब्लड, इस तरह की चीज, ठीक है, तो वो जब लंग्स में जाता है तो लंग्स से उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वहां पे जो है मतलब ये निमोनिया उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके जी, तो इस तरह का जो मसला होता है जिसमें खाने की नाली का कोई मटेरियल सांस की नाली में जाए और उसकी वजह से निमोनिया हो जाए, उसको कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो चीज बताई कि गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन अल्वेलाई और निमोनिया कॉज इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, क्योंकि निमोनिया में अल्वेलाई डैमेज होते हैं और अल्वेलाई में जाके ही गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी हम जो सांस लेते हैं वो अल्वेलाई में ही जाके ब्लड में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर अल्वेलाई में मसला होगा तो सांस लेने में भी मुश्किल होगी, ठीक है। इसी तरह गैसेस एक्सचेंज में मसला होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हेल्दी अल्वेलाई है, हेल्दी अल्वेलाई आर वाइड इन ओपन, यानी ये बड़े होते हैं, ओपन होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे इजीली हो जाती है। लेकिन जब अल्वेलाई इन्फ्लेम हो जाते हैं और उसमें फ्लूइड यानी पानी, लिक्विड्स, WBCs, RBCs, इस तरह की चीजें जमा होना शुरू हो जाती हैं, तो ये तंग हो जाते हैं, उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे फिर जो है एक्सचेंज होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जिनको निमोनिया हो वहां पे उसको सांस लेना मुश्किल होती है, ठीक है। साइन सिम्टम जो है आपको ये बताया कि प्रोडक्टिव कफ यानी परमानेंट स्कैटम, उसमें जब वो खांसी करते हैं तो खांसी में बलगम आता है, ठीक है। इसी तरह सांस लेना मुश्किल होती है, जिसको डिस्पनिया कहते हैं, उसका सांस की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। क्रैकल्स हर्ड इन द लंग्स, आपको लंग्स से एक आवाज आएगी, क्रैकल्स उसको कहते हैं, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा साउंड, सीने में दर्द होगा, बुखार होगा, 100 से ऊपर होगा, ठीक है। स्वेटिंग, और कभी उसको जो है पसीने आ रहे होंगे, कभी उसको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होगी, ठीक है।
ज्यादातर इसके सिम्टम जो है निमोनिया के, चूंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम का मसला है तो ज्यादातर उसके सिम्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम के ही होंगे, मतलब सांस लेने की ही होंगे, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। या तो पहले से कोई इन्फेक्शन है, मतलब ज्यादातर तो या कम्युनिटी से होगा या हॉस्पिटल से होगा, लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो दूसरे कौन से रीजन हो सकते हैं। प्योर इन्फेक्शन यानी पहले से कोई, किसी को टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एम्फिसीमा है, कोई दूसरा मसला है, ठीक है, उसकी वजह से अगर वो सीवियर हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, किसी को HIV है या किसी की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है या कोई दूसरी बीमारी से वो गुजर रहा है, ठीक है, जिसमें उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, तो उसको होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को निमोनिया बहुत ज्यादा होता है या ओल्ड एज में ज्यादा होता है, ठीक है। किसी को लंग्स डिजीज है, मतलब लंग कैंसर है, टीबी है, ठीक है, या फिर किसी को COPD है, पुराना कोई मसला जो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा हो, किसी को ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है, क्या, या किसी की अभी अभी सर्जरी हुई है, या कोई एक जगह पे बैठा हुआ है, मूव नहीं करता, या कोई को एस्पायरेशन, वही जो हमने पहले अभी एस्पायरेशन की बात की ना, तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो निमोनिया करवा सकते हैं। अब डायग्नोज कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे चलेगा कि बंदे को निमोनिया। एक्सरे होता है, एक्सरे में कैसे पता चलेगा, शोज पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट्स और प्लूरल एफ्यूजन, कि आपको लंग्स में जो है ना पानी इनफिल्ट्रेट ज्यादा मिलेगा, कि पानी ज्यादा होगा, और इसी तरह वो साइड से अभी आपको पानी इस तरह व्हाइट प्लेसेस अक्सर नजर आते हैं, ठीक है। जब वो आप एक्सपीरियंस, मतलब क्लिनिकल साइड पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस के साथ तो बहुत पता चलता है। दूसरा, स्प्यूटम कल्चर करते हैं, कैन बी बैक्टीरियल या वायरल या फंगल, मतलब स्प्यूटम जो बलगम आता है उसका टेस्ट करवाते हैं, कल्चर टेस्ट, ठीक है, उसमें पता चलता है कि बैक्टीरिया आएगा, वायरल आएगा या फंगल आएगा, तो इसकी वजह से हमें पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो ये करवाता है, इसी तरह कुछ वायरसेस होते हैं जो निमोनिया, तो अगर हमें उस स्प्यूटम में इस तरह की चीजें मिलती हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ बंदे को निमोनिया है। इसी तरह एक और चीज के उसके व्हाइट ब्लड सेल जो है वो बढ़ेंगे, और जब व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा, एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने क्या करना है ऐसे पेशेंट के साथ, ठीक है। तो आपने उसका रिस्पायरेटरी स्टेटस यानी उसका सांस जो है उसका जो है चेक करना है, सेचुरेशन, रिस्पायरेटरी रेट वगैरह, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से ज्यादा होना चाहिए, 94 से कम हो रहा है तो फिर आप उसको मॉनिटर करेंगे और मतलब ऑक्सीजन वगैरह लगाएंगे। कलर, कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट ऑफ स्प्यूटम, जो बलगम आता है उसका आपने देखना है कलर कैसा है, कितना है, ज्यादा है, कम है, ठीक है, तो उससे हमें जो है अंदाजा होता है। डाइट में हम ज्यादा कैलोरीज, मतलब ऐसे खाने देते हैं जिससे उसको ज्यादा एनर्जी मिले, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, फ्लूइड वगैरह हमने ज्यादा देना है। ओरली या IV के थ्रू भी आप दे सकते हो, अगर ओरली वो ना ले सके तो, ठीक है। इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उसको खाना देना है, एक साथ बहुत ज्यादा खाना नहीं देना है। मेडिकेशन में हम एंटीपायरेटिक यानी बुखार वाली दवाइयाँ यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो तो, ठीक है। कल्चर टेस्ट से आपको पता चलेगा। अगर बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ हो तो फिर आप एंटीबायोटिक देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एंटीवायरल तब देंगे जब वो वायरस की वजह से होगा। ब्रोंकोडायलेटर्स भी कुछ दवाइयां होती हैं बेसिकली जो सांस की नालियों को खोल के सांस में आसानी पैदा करती हैं, ठीक है। कफ सप्रेसेंट्स ऐसी दवाइयां जो खांसी को कम करती हैं, और म्यूकोलाइटिक एजेंट्स ऐसी दवाइयां जो बलगम को कम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देते हैं। इसी तरह सेमी फॉलर्स या हाई फॉलर्स पोजीशन, जो मतलब ऐसे बैठे हुए रखते हैं, पेशेंट को लेटाते नहीं है सीधा सीधा, क्योंकि जब वो लेटेगा तो सांस लेने में मुश्किल ज्यादा होगी, इसलिए उसको थोड़ा सा बिठा के रखते हैं, जिसको फॉलर पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट को हमने क्या एजुकेशन देना है, यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है एक मशीन होती है जिसकी वजह से उसके लंग्स खुलते हैं और सांस लेने में जो है हेल्प होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हेल्प्स टू पॉप ओपन द अल्वेलाई सैक्स एंड गेट द एयर मूविंग, यानी सांस लेने के लिए आसानी पैदा करती है, लेकिन मशीन है। अप टू डेट वैक्सीनेशन आप लगवा सकते हो, एनुअल वैक्सीन आप लगवाएंगे, निमोकोकल वैक्सीन आते हैं निमोनिया के, वो भी आप लगवा सकते हैं वक्त से पहले। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो उसको बंद करवानी है। हैंड हाइजीन और बीमार लोगों से दूर रहना, ये आपने बंदे को एजुकेशन देनी है, ठीक है। तो निमोनिया के बारे में ये चीजें थी। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस, जो बहुत ही कॉमन TB के नाम से हम जानते हैं कि TB, ठीक है। तो उसका जो पूरा फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस।
अब ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिसको नॉर्मली हम टीबी कहते हैं, इज इन्फेक्शियस डिजीज प्राइमरी अफेक्टेड द लंग्स पेरेन्काइमा इज मोस्ट ऑफन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स के पेरेन्काइमा यानी लंग्स के टिश्यूज को इन्फेक्ट करती है, और ज्यादातर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस जिसका नाम पड़ा है वो उसी बैक्टीरिया की वजह से पड़ा है जिस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, ये पहले लंग्स में होती है, अगर लंग्स में हम इसको ट्रीट ना करें और ये जो है काफी ज्यादा टाइम तक रही ये बीमारी, तो फिर ये बाकी बॉडी में भी फैल जाती है, जैसे कि इट मे स्प्रेड टू ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें मेनिंजीज जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो लेयर होती हैं, किडनी तक जा सकती है, बोन्स तक जा सकती है, या लिम्फ नोड्स तक जा सकती है, अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया गया। ठीक है, द इनिशियल इन्फेक्शन यूजुअली अकर बिफोर 22 to 10 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। मतलब ये जो जब बंदे को टीबी होता है, ठीक है, और टीबी के साइन सिम्टम जब जाहिर होने लगते हैं बॉडी में, तो उससे तकरीबन 2 या 10 हफ्ते के बाद होता है। मतलब अगर किसी के बॉडी में बैक्टीरिया आ गया और उसको 2 से 10 हफ्ते गुजर गए, उसके बाद उसके बॉडी में टीबी के साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे अचानक नहीं आते, क्योंकि वो बैक्टीरिया फैलेगा, वो बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, वो आपके लंग्स को अपने काबू में लेगा, तो उसके बाद आपको साइंस फील होंगे। ठीक है, अच्छा, टीबी इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन विद पल्मोनरी डिजीज एक्सपेल द ऑर्गेनिज्म। जैसे नजला जुकाम फैलता है इसी तरह टीबी भी फैलता है। ठीक है, कि नजला जुकाम जैसे हम खांसी छींक वगैरह करते हैं तो वो एक बंदे से दूसरे को लगता है, इसी तरह टीबी भी लग सकता है। अगर सामने वाले बंदे का जो इम्यूनिटी है वो ठीक नहीं है, कमजोर है, वो ऑलरेडी बीमार है, ठीक है, तो वो ससेप्टेबल है यानी कमजोर है, तो वो तो बीमार बंदे के बॉडी से जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं और वो सामने वाला इनहेल करता है तो बंदे को बीमारी हो जाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया आर ट्रांसमिटेड टू द अल्वेलाई एंड मल्टीप्लाई। वो अल्वेलाई में बैक्टीरिया जाते हैं, फिर वो फैलेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और इसी तरीके से जो है ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो जाएगी। साइन सिम्टम क्या होंगे जब बंदे को टीबी हो, तो किस तरह के साइन होते हैं? कफ लास्ट मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज्यादा उसको खांसी होगी, चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, बलगम आएगा, और बलगम के साथ साथ ब्लड भी आएगा उसमें। ठीक है, हर टाइम उसको थकावट होगी, रात को पसीने आते हैं, ठंडी मतलब सर्दी लगती है, बुखार होता है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है, लिम्फ नोड्स वगैरह जो है वो स्वेल होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें उसके साइन सिम्टम होते हैं। ठीक है, टेस्ट कौन से होते हैं? टीबी स्कैन टेस्ट, जिसको मेंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। स्किन की नीचे एक दवाई टाइप लगाई जाती है, फिर उसमें देखा जाता है। ये मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देख ले, उसमें बहुत अच्छे से ये डिटेल लिखा हुआ था, इसमें इतना डिटेल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज लगाते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद उसको देखते हैं कि भाई वो फैल गया या एक ही जगह पे है। ठीक है, टीबी स्कैन टेस्ट होता है। यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है तो खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे। जो पुरानी वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा। एक्सरे के जरिए भी पता चलता है। एसिड फास्ट बेसिलर स्मेयर मतलब टिश्यू लेके उसका भी टेस्ट करवा सकते हैं। स्प्यूटम कल्चर, स्प्यूटम टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इलाज क्या करना है, मैनेज कैसे करना है कि ज्यादातर जो है एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट्स मतलब टीबी वाली दवाइयां देते हैं। ठीक है, और तकरीबन इसका इलाज 6 महीने से लेके 12 महीने तक चलता है। इसका इलाज अगर आपने मतलब इसको मुकम्मल तौर पर इराडिकेट करना है, खत्म करना है, तो आपने ये इलाज कंप्लीट करना होगा। लेकिन आपको 6 महीने का इलाज करना है, तो अगर आपने 1 महीने की दवाई ली और बाकी 5 महीनों के नहीं ली तो आपका टीबी खत्म नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत लगेगा हाँ मैं ठीक हो गया, लेकिन वो दोबारा आएगा। ठीक है, इस तरह टीबी, तो इसका कोर्स इलाज जो है वो कंप्लीट करना होता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यानी कौन कौन सी दवाइयां देते हैं, तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन यानी सबसे पहले जो दी जाती है आइसोनियाजेड और INH नाइट्राजेड, रिफम्पिन, इस तरह की दवाइयां होती है, मतलब ये दवाइयों के नाम है। ठीक है, रेफाडीन और ये क्या लिखा हुआ है, पैराजिनामाइड और एथम्ब्यूटोल, इस तरह की दवाइयां जो है वो दे दी जाती है फॉर 8 वीक्स एंड कंटिन्यू फॉर अप टू 4 to 7। वो जो मैंने बता दिया कि पहले 8 हफ्ते के लिए दी जाती है, बंदा ठीक हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो फिर तकरीबन 4 से 7 महीने तक चलती है। ठीक है, सेकेंड लाइन मेडिकेशन, उससे भी नहीं हुआ तो फिर दूसरे पर हम जाते हैं सेप्रोमाइसिन जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इथाइनोमाइड और डिफरेंट, खैर ये तो बीमारियों के उसके नाम है ड्रग्स के,
तो डिफरेंट दवाइयाँ, डिफरेंट चीजें दी जाती है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। एज ए नर्स आपका क्या काम होगा कि आपने पेशेंट का एयरवे क्लियर रखना है, यानी उसको सांस में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, उसको फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा देना है, उसको बेस्ट पोजीशन पे रखना है ताकि उसका स्पूटम वगैरह निकले और उसको सांस में मुश्किल ना हो। उसको बताना है कि भाई आपने दवाइयाँ टाइम पे लेनी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बताना है, और उसको स्प्रेडिंग ऑफ टीबी इन्फेक्शन के, टीबी एक बंदे से दूसरे को कैसे लगता है, उसके मैनेजमेंट और उससे बचने के बारे में आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन तो वही कि आपने हाथ धोने हैं, अगर आपको खांसी वगैरह आ रही है तो अपने माउथ को, नोज को आपने ढक के रखना है, ठीक है। क्लोज कांटेक्ट, बहुत ज्यादा लोगों के करीब नहीं जाना है, ठीक है। मेडिकेशन आपने लेनी है। नॉट रिटर्निंग टू वर्क और स्कूल अंटिल यू हैव बीन क्लियर्ड। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या काम पे जा रहे हैं तो जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होंगे तो आप उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे दूसरे लोगों को वो लग सकती है बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज इज कॉल्ड लंग्स एब्सेस। लंग एब्सेस, एब्सेस का वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब आपको मतलब पता है, बीमारी या गंदगी कह सकते हो किसी जगह पे, बैक्टीरिया, गंदगी का फैलना एब्सेस कहलाता है, ठीक है। अब लंग एब्सेस क्या है? लंग एब्सेस एन एरिया ऑफ पस और डेड टिश्यू इन योर लंग। जब लंग्स में किसी जगह पे पीप वगैरह हो या डेड टिश्यू हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंग्स एब्सेस, ठीक है। इट मे हैव अ थिक हार्ड शेल विद लिक्विड इनसाइड, मतलब ये बाहर से थोड़ा सा सख्त होगा लेकिन अंदर उसके लिक्विड होता है, और ये अक्सर डेड टिश्यू होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एब्सेस आर यूजुअली इन वन लार्ज एरिया बट कैन आल्सो बी मेनी स्मॉलर पॉकेट्स। मतलब ये कभी कभी अक्सर एक ही जगह पे होता है, काफी बड़ा एरिया होता है, लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे डिफरेंट जगहों पे होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ज्यादातर वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी वायरल या फंगल इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी लंग एब्सेस हैपेंस विदाउट अदर हेल्थ कंडीशन कॉजिंग देम। जब शुरू में ये होते हैं तो इसके पीछे कोई मसला, कोई इस तरह की बीमारी नहीं होती, मतलब खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। दे ऑफन हैपन आफ्टर एस्पायरेशन फूड और स्टमक इनटू योर लंग्स, सेकेंडरी लंग एब्सेस और कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ हेल्थ कंडीशन यू ऑलरेडी हैड। मतलब अगर पहली दफा हो रहे हैं या किसी उसके पीछे कोई बीमारी नहीं है तो प्राइमरी लंग एब्सेस कहलाएंगे, और ज्यादातर एस्पायरेशन की वजह से होते हैं। मतलब कभी कभी कोई चीज हमारे स्टमक से या फिर खाने की नाली से सांस की नाली में चली जाती है तो वहां पे अक्सर ये लंग्स एब्सेस हो जाता है, ठीक है, और वो प्राइमरी कहलाएगा। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से और वो काफी टाइम तक रहे और पीछे कोई बीमारी थी, निमोनिया, टीबी या इस तरह की कोई दूसरी बीमारी, ठीक है, उसकी वजह से हो जाए तो फिर उसको सेकेंडरी लंग एब्सेस कहेंगे, ठीक है, जो किसी बीमारी की वजह से होता है। अब इसके साइन सिम्टम क्या होंगे? फीवर, कफ और कफिंग ऑफ स्मॉल स्मेलिंग म्यूकस और पस, यानी जब वो खांसी आती है तो खांसी में एक तो बदबू बहुत ज्यादा आती है, दूसरा अगर उसमें बलगम वगैरह आता है तो उससे अच्छी खासी बदबू आती है, ठीक है। सांस लेने में मुश्किल होती है, चेस्ट पेन होता है, रात को पसीने आते हैं, थकावट होती है, इस तरह की चीजें होती है। टेस्ट कैसे होते हैं? ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी मतलब लंग्स के अंदर देखना, ठीक है। वो एक कैमरा टाइप होता है, वो अंदर जाके देखते हैं उससे, ठीक है। बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी या थोरेंटेसिस कहते हैं, मतलब एक टिश्यू निकालते हैं या फिर एक पस वगैरह निकालते हैं, आपके लंग्स में से एक टिश्यू लेते हैं, उसका टेस्ट किया जाता है, उससे हमें पता चलता है कि भाई ये मसला किस वजह से है। ब्लड टेस्ट की वजह से भी पता चलता है अगर पहले कोई इन्फेक्शन था या उस वक्त कोई है, ठीक है। स्प्यूटम टेस्ट जो कि बलगम का टेस्ट होता है, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाता है। ट्रीटमेंट क्या है कि ज्यादातर एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक वो डिपेंड करता है कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अगर बैक्टीरिया की वजह से सेकेंडरी है तो उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, प्राइमरी है तो अक्सर वो खुद ब खुद सही हो जाता है, ठीक है। ये ट्रीट सेकेंडरी एब्सेस विद इन एंटीबायोटिक, वो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर सेकेंडरी हो तो एंटीबायोटिक से होगा, प्राइमरी है तो वो उससे नहीं होगा। If antibiotic doesn't work, you may need surgery to treat the abscess or a procedure to drain it. और अगर एंटीबायोटिक से भी ट्रीट नहीं हुआ तो फिर आपको ऑपरेशन यानी सर्जरी करनी पड़ती है, जिसमें से वो हिस्सा काट के या वो जो एब्सेस है वो निकालना पड़ता है, या कोई चीज ड्रेन करके मतलब खींच के निकालना पड़ता है, ठीक है, जैसे ड्रेन करते हैं, ठीक है। You may need additional treatment for additional causes like surgery to remove a blockage in your lung.
और फिर दूसरे अगर वो कंडीशन को देखा जाता है, जितना मतलब खराब कंडीशन हो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलाज होता है। ठीक है, एज ए नर्स आपने क्या करना है कि आपने उसका सांस लेना जो रिस्पायरेटरी असेसमेंट वो करना है, ड्रेनेज को मैनेज करना है कि भाई चीज आपने निकालनी है, कोई मसला हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, केयर देना है कि उसको सांस लेने में हेल्प करनी है, दर्द हो तो दर्द के लिए कुछ देना है, और एजुकेशन और मॉनिटर करके देखना है। ठीक है, तो ये जो है सारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर थे जो हमने पार्ट 2 में पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का, और इंशाल्लाह इसमें हम उस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।